हेलो स्टूडेंट। काफी समय से आपके लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे और कारण था व्यस्तता। लेकिन आज फिर आपके लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर उपस्थित हैं और आज का टॉपिक है आपके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक रहेगा आपके लिए गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आरंभ करने से पहले आपको कुछ याद दिलाएंगे। हमने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था मोशन से रिलेटेड, वो क्या था कि जब तक किसी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक वह गतिशील अवस्था में, यदि स्थिर है तो गतिशील अवस्था में नहीं आ सकती है। अब इसी लॉ को हम अप्लाई करेंगे जब पृथ्वी की ओर कोई वस्तु नीचे गिर रही है, या तो आप इस तरह से फ्री फॉलिंग कंडीशन में h ऊंचाई पर हो और किसी वस्तु को इस तरह से छोड़ देते हैं, आप नीचे की और उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जबकि उसे स्थिर अवस्था में आप छोड़ते हो, बावजूद उसके वह नीचे की ओर गतिशील हो जाती है। और जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है उसकी वेलोसिटी में भी चेंजेस होता जाता है, यानी वेलोसिटी भी नीचे की ओर आते आते उसकी इंक्रीज होती जाती है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है जब तक कि किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वह गतिशील अवस्था में नहीं आएगी, वह मोशन में नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने उस पर बल अप्लाई नहीं किया, उसको इस तरह से फ्री कर दिया, केवल छोड़ दिया, स्थिर अवस्था में हमने छोड़ा है, बावजूद उसके वह नीचे की ओर गतिशील है। इसका मतलब उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। वह फोर्स हमारे द्वारा नहीं है, वह पृथ्वी की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स उस पर कार्य करने लगता है, जिसे पृथ्वी की ग्रेविटी कहा जाता है, या पृथ्वी का अट्रैक्शन फोर्स किसी वस्तु पर अप्लाई हो रहा है उसे अट्रैक्शन फोर्स बोला जा सकता है। एक बहुत ही प्रचलित किंवदंती है कि जब वैज्ञानिक न्यूटन्स ने देखा कि एक पेड़ से कोई सेब गिरता है और वह नीचे जमीन की तरफ गिरता है और जमीन पर आकर टकराता है, तो उन्होंने विचार किया कि क्या कारण है कि कोई भी चीज है वह पृथ्वी की तरफ क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज पर विचार करते हुए उन्होंने यह माना कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है पृथ्वी का, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसे पृथ्वी का गुरुत्व कहते हैं, या गुरुत्वबल या ग्रेविटी। इसे पृथ्वी का गुरुत्व कहते हैं या ग्रेविटी, गुरुत्वबल या ग्रेविटी कहा जाता है। और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसे वस्तु का भार यानी कि वेट भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वह बल पृथ्वी की ग्रेविटी या पृथ्वी का गुरुत्वबल कहा जाएगा। और इसे उस वस्तु का, जिस वस्तु पर पृथ्वी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, उस वस्तु का भार यानी कि वेट भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में भी बाद में बताएंगे, भार और वेट क्या है। इसी आधार पर न्यूटन्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी दो पिंड, उनके द्रव्यमान के कारण उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। यदि उनका दो पिंड है, उनका द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, इनके द्रव्यमान के कारण इन पर एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है दो पिंडों के बीच। और उसके बाद में न्यूटन्स ने और निष्कर्ष निकाले, और उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड में या विश्व में स्थित
किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला ये गुरुत्वाकर्षण का बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान है m1 और m2, m1 and m2 and the distance between them is r। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ने, उन्होंने कहा ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुएं जो कि m1 m2 द्रव्यमान की हैं और उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला यह जो बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्सन नहीं हो सकता है। यह जो बल है वस्तुओं के या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन्स ने जो निष्कर्ष दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो ये था कि विश्व में या ब्रह्मांड में स्थित m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच जो कि r दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, उनके जो मासेस हैं इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो बल है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो लॉ दिया था, या ये कहें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर यह आ जाता है F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया है F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनल है, जैसे इसको यहां से हटाते हैं तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। F हमेशा अट्रैक्शन का होता है। देखिए प्रकृति में चार तरह के बल होते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये केवल अट्रैक्शन का होता है। मैग्नेटिक फोर्स, आपने अपने डेली लाइफ में इसे देखते हो, अनुभव किया है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, रिपल्सन का भी आपने अनुभव किया है और अट्रैक्शन का भी अनुभव किया है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वैद्युत बल, यह भी दोनों तरह का होता है। ये आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। और जो फोर्थ जो है फोर्स है लगने वाला, न्यूक्लियर फोर्स होता है नाभिकीय बल, जो कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच लगता है। इन सभी बलों में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यह सबसे कमजोर बल होता है। यह पिंडों के द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो पिंड है उनका द्रव्यमान जितना अधिक होगा यह बल उतना ही अधिक होगा, और द्रव्यमान कम है तो यह बल काफी कम रहता है। चलिए, तो चार तरह के हमने फोर्स बताए। ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है एंड न्यूक्लियर फोर्स है। और सबसे जो प्रबल बल होता है ना, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच कार्य करता है और नाभिक के जो स्टेबिलिटी है, उसका जो स्थायित्व है, उसको बनाए रखता है। F जी इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी जो है यहां, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोला जाता है। यूनिवर्सल इसलिए बोला जा रहा है कि कैपिटल जो G है, इसका मान ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाइए, इसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये हर जगह, हर स्थिति में, हर दशा में ये सेम रहना है कैपिटल G का मान, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना है। अब यहां से, क्योंकि ये तो फोर्स है तो इसका तो मात्रक न्यूटन ही आएगा, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, वो निकाल लेते हैं। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, 1 मान लिया, 1, और क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। G m1 m2 का 1 से होगा तो G m1 m2 इज इक्वल टू F का होगा r स्क्वायर से F r स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। F क्या है, फोर्स है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन।
आर क्या है, दूरी है, इसका मात्रक मीटर होगा और स्क्वायर हो रहा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। m1 m2 क्या है, मास है, इसका द्रव्यमान किलोग्राम, इसका भी द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम एंड किलोग्राम का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होगा। और इसका जो मान आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कैपिटल जी का मान आता है। और ये कहीं भी चेंज नहीं होना है, ये हमेशा जो कैपिटल जी है, आप पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर हो या किसी अन्य ग्रह पर हो, इसका मान हमेशा सेम ही रहना है, कैपिटल जी की वैल्यू। इसके बाद अब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 से G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2 में यदि जो द्रव्यमान है जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है और वह द्रव्यमान एकांक है, यूनिट है, यानी 1 kg और 1 kg के हैं, और उनके बीच की दूरी भी एकांक है, यूनिट है, यानी 1 मीटर है, तो यहाँ 1 1 एंड 1 यहाँ इन जगहों पर पुट करेंगे तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। G इक्वल टू F। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, जो अट्रैक्शन फोर्स और 1 kg मासेस के जो पिंड हैं जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक उस बल के बराबर है। तो हमने क्या लिखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। किस बल के बराबर होता है, ये G बराबर F कब आया है, जब दोनों पिंडों का द्रव्यमान एकांक है, यानी 1-1 किलोग्राम है, उस बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों जो एकांक दूरी पर रखे, जो ये एकांक द्रव्यमान के पिंड कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर, यानी एकांक दूरी पर रखे हुए हैं, यूनिट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जो एकांक दूरी पर रखे, एकांक द्रव्यमान के यूनिट दूरी पर रखे, एकांक दूरी पर रखे हैं, और एकांक द्रव्यमान के दोनों पिंड हैं, जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच कार्य करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर है। हमने m1 m2 को 1 kg किया है, r को 1 मीटर किया है, यानी 1-1 किलोग्राम के द्रव्यमान है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे 1 मीटर किया है, तो G इक्वल टू F हो गया, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उन दोनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो गया है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है जो एकांक दूरी पर रखे हुए एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करता है, वह बल उस बल के बराबर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यह डेफिनेशन है। इसके बाद यह जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अट्रैक्शन का, इसे निकालते हैं। देखिए छोटे छोटे दो पिंड लेते हैं, नंबर 1 ये देखते हैं कि यह बल कितना प्रबल है और कितना कमजोर है। तो हमने क्या किया, 10 kg और 10 kg के दो द्रव्यमान ले लिए जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, m1 बराबर m2 बराबर 10 kg, और ये जो द्रव्यमान है 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं,
तो हम देखते हैं इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स कितना हो सकता है। F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वही रहनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11। द्रव्यमान क्या है 10 kg एंड 10 kg, 10 इंटू 10, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो F इजिकल टू यहां से आ जाता है 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 10 टू द पावर ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये -11 है, 10 टू द पावर माइनस के 9 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 1 है, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 न्यूटन। यानी 10-10 किलोग्राम के दो द्रव्यमान बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस यानी 1 मीटर की दूरी पर भी रखे हों तो उनके बीच कार्य करने वाला बल काफी कमजोर है। 6.67 गुणा 10⁻⁹ 10 टू द पावर माइनस के 9। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो 6.67 न्यूटन और बटे 10⁹ का मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 6.6 का इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी वो हिस्सा 6.67 न्यूटन का, यानी बहुत ही कमजोर बल है ये। यदि वो द्रव्यमान 10 kg के हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, इस बल को आप किसी भी यंत्र के द्वारा ना तो नाप सकते हो ना ही अनुभव किया जा सकता है। अब सपोज दैट 10 kg द्रव्यमान के अलावा एक जो द्रव्यमान है वो 10 kg का ही रखते हैं, लेकिन जो दूसरा द्रव्यमान है 10 kg का दूसरा जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी ले लेते हैं। यानी पृथ्वी के द्वारा, अब तो ये दो पिंड थे 10 kg के, उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने ज्ञात किया। अब इनमें से एक द्रव्यमान को यदि पृथ्वी कर दिया जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या RE 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसका पृथ्वी का जो मास है ये होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम kg। और पृथ्वी के तल पर कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान हमने लिया 35 किलोग्राम, द्रव्यमान ले लेते हैं हम उसका 35 किलोग्राम। जब भी हमें दूरी नापनी, ये पृथ्वी है और इसके तल पर कोई वस्तु m द्रव्यमान की रखी है, तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी नापेंगे पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से लेंगे जो कि इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। अब इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इजिकल टू जी m1 m2, m1 हमने पृथ्वी का द्रव्यमान ले लिया और m2 ले लिया उस वस्तु का द्रव्यमान जिस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, me इंटू m अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी यानी पृथ्वी की रेडियस RE का स्क्वायर। जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11। जी का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहनी है। me पृथ्वी का द्रव्यमान 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, सॉरी द्रव्यमान रेडियस लिख दिया हमने, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और उस वस्तु का द्रव्यमान हमने लिया है 35 किलोग्राम अपॉन यहां पृथ्वी की रेडियस का स्क्वायर हो रहा है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यह जो निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद यह आएगा 345.4 न्यूटन, 345.4 न्यूटन। और जब जो दोनों वस्तुएं 10-10 किलोग्राम की थी उस समय जो बल निकल के आ रहा था 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 न्यूटन, यानी इस बल से यह बल बहुत ही प्रबल है। 345 न्यूटन का बल पृथ्वी 35 किलोग्राम की वस्तु पर अप्लाई करेगी। द्रव्यमान लगभग समान है 35 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, लेकिन एक जो वस्तु है उसका द्रव्यमान हमने बहुत अधिक ले लिया है, जिसके कारण पृथ्वी के कारण उस वस्तु पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो काफी बड़ा हो गया है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह डिपेंड करता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान जितना अधिक होगा लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है काफी अधिक हो जाएगा, और द्रव्यमान यदि कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यदि m1 और m2
ये हमने कांस्टेंट कर दिए। क्या कर दिए हमने? कांस्टेंट। m1 m2 कांस्टेंट कर दिए और इनके बीच की दूरी है r। तो F इज इक्वल टू इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F1 कर दिया मैंने इसको। और F2, अब मान लीजिए इनके बीच की जो मास है यानी जो द्रव्यमान है उसको कांस्टेंट रखते हुए इसमें दूरी में चेंजेस किया जाता है। इनके बीच की दूरी अब हमने r से 2r कर दी, यानी बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने जस्ट डबल कर दिया। तो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r का स्क्वायर। तो G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। और G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या है? F1 है। क्या है? F1। पहले जब r दूरी पर दोनों द्रव्यमान रखे हुए थे उस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में कार्य कर रहा था वह G m1 m2 बटे r स्क्वायर यानी F1 था। तो F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन 4, यानी दूरी दुगनी करते ही जो फोर्स है वह हो गया चौथाई। यदि इस चीज से हमारा आशय या जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है, यदि m1 व m2 यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्या है? कांस्टेंट हैं, उनमें चेंजेस नहीं हो रहा है, तो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह दूरी के वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स 1 अपॉन r स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है दूरी का, इसे क्या बोल देते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको बोल दिया जाता है। इसके बाद ग्रहों से संबंधित, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर्स के नियम पढ़ते हैं, जॉन्स केपलर। और उन्हीं से न्यूटन्स ने जो केपलर्स ने जो लॉ दिए थे हमें ग्रहों की गति से संबंधित, उसका जो तीसरा नियम था उसी से न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ की व्युत्पत्ति की थी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यह निकल के आया था। तो पहले हम केपलर्स लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद केपलर्स के थर्ड लॉ से इनवर्स स्क्वायर लॉ की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी उसको समझते हैं। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम, और इसमें जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम, केपलर ने जो दिया था, जॉन्स केपलर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया था। और उसमें प्रथम नियम था कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के, यह मानकर चला गया आरंभ में कि सूर्य जो है एक बिंदु पर स्थिर है, सूर्य में कोई भी मोशन नहीं है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उनकी जो मोशन होती है वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होती है। और जो सूर्य है, कक्षा के दो नाविकों में से एक नाविक पर, ये N1 मान लीजिए नाविक, दीर्घवृत्ताकार कक्षा का ये N2 है। सूर्य जो है कक्षा के दो नाविकों में से एक नाविक पर स्थिर होता है। पहला नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, चलिए लिख देते हैं इसको, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य कक्षा के दो नाविकों में से एक नाविक पर
स्थिर होता है। ये फर्स्ट लॉ है केपलर का, ग्रहों की गति से संबंधित पहला नियम केपलर का। और सेकंड लॉ जो दिया था केपलर ने वो ये था, जब सूर्य के चारों ओर ग्रह गति कर रहे होते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति कर रहे होते हैं, तो ग्रहों का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। अब क्षेत्रफलीय वेग से क्या संबंध है, इसको समझना है। क्षेत्रफलीय वेग से क्या मतलब है, दोबारा बनाते हैं इसको, दीर्घवृत्ताकार कक्षा गड़बड़ कर रही है। चलिए ऐसे बना लेते हैं। ये सूर्य है यहां पर, और ये कोई ग्रह जो है गति कर रहा है। क्षेत्रफलीय वेग से मतलब है सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। सेकंड लॉ जो आएगा केपलर का, इसको मैं लिख देता हूं, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये सूर्य है और ये ग्रह है जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। अब ये मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में चलकर ये ग्रह इधर आ जाता है, और ये रेखा सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा इस समय यहां होगी। सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। इसने इस समय जो क्षेत्रफल तय किया, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये तय किया इस रेखा ने। मान लीजिए किसी समय ग्रह यहां था और डेल्टा टी समय में, उतने ही समय में इस समय ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा ये होगी, इस समय सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा होगी, और डेल्टा टी समय में उतना ही क्षेत्रफल तय करेगी। यदि उतना ही क्षेत्रफल तय करना है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, इस परिधि को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए यदि हम इतनी ही डिस्टेंस ले लेंगे, मान लीजिए इतनी डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये क्षेत्रफल इससे काफी कम रह जाएगा। तो हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को बढ़ाया, और भी अधिक हो सकता है ये लगभग ये। तो उतने ही समय में, डेल्टा टी समय में उतना ही क्षेत्रफल इसको तय करना है। तो क्या किया हमने, इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया, क्योंकि ये रेखा क्या है, ये लंबाई इसकी छोटी हो गई, इससे इस लंबाई से ये लंबाई छोटी है और बराबर क्षेत्रफल तय करना है। तो हमने क्या किया, इस जो सर्कमफ्रेंस है इसका वृत्ताकार कक्षा का, इसको हमने बढ़ा दिया। तो क्या लिखा था दूसरा, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। इस समय डेल्टा टी समय में इसने यहां से यहां तक दूरी तय की थी, केवल ये दूरी, और इस डेल्टा टी समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी ये अधिक है, ये अधिक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रह जब सूर्य से दूर है तो इसकी जो गति है, इसकी जो चाल है वो क्या है, कम है, और डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी कम है और डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी अधिक है। तो यहां जब जो ग्रह है सूर्य के पास है तो उस समय इसकी जो चाल है वह अधिक है। इसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है, जब ग्रह सूर्य के पास होता है तब इसका वेग अधिक, जब ग्रह सूर्य के पास होता है तब इसका वेग अधिक, तथा सूर्य से दूर होने पर इसका वेग कम हो जाता है। सूर्य से जब दूर होगा तो यह जो रेखा है, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, इसकी लंबाई अधिक होगी,
और वही सेम क्षेत्रफल तय करने के लिए यहां इसको कम दूरी चलनी पड़ेगी, यानी डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी कम है, यानी यहाँ इसका जो वेग है कम है, और डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी अधिक है, यानी वेग बढ़ गया, यानी समय वही है। 1 सेकंड में आप 100 मीटर जा रहे हो और 1 सेकंड में आप 500 मीटर जा रहे हो, तो 1 सेकंड में जो 500 मीटर जा रहे हो उस समय आपका वेग अधिक होगा। तो जब ग्रह सूर्य के पास होगा तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जिस समय ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। या ऐसे कह सकते हो क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह है दूसरा नियम, केप्लर्स सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है इसका, आ जाएगा इधर। तीसरा नियम, केप्लर का तीसरा नियम क्या कहता है? केप्लर का तीसरा नियम है जो सूर्य से ग्रह की जो औसत दूरी है उसका घन, मान लीजिए r है, सूर्य से औसत दूरी का घन, और ग्रह एक चक्कर में जो समय लेगा इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा का, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेगा वो ग्रह का कहलाएगा, परिक्रमा में लिया गया समय कहलाएगा प्रक्रमण काल, जिसको आप पीरियोडिक टाइम भी बोलते हैं। एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, चक्कर का मतलब एक परिक्रमा करने में लिया गया समय, परिक्रमा का काल यानी परिक्रमा का समय या परिक्रमण काल, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो केप्लर्स का जो थर्ड लॉ है वो ये है, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली औसत दूरी। औसत दूरी का मतलब ये है, देखिए यहां दूरी कम हो रही है, यहां दूरी सबसे अधिक है, यहां दूरी कम हो जाएगी, यहां दूरी और कम हो जाएगी, तो ये डिस्टेंसेस का क्या लिया गया, हमने एवरेज लिया, औसत दूरी ली। तो सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन ग्रह के परिक्रमण काल के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली औसत दूरी का घन उसके परिक्रमण काल के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख देते हैं इसको, सूर्य से, आ रहा है वीडियो में, देख लेते हैं एक बार, ना तो आ रहा है। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली औसत दूरी का घन यानी Q ग्रह के परिक्रमण काल पीरियोडिक टाइम, परिक्रमण काल के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है, RQ प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। सूर्य से ग्रह की जो एवरेज डिस्टेंस है उसका Q ग्रह के जो पीरियोडिक टाइम है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये केप्लर का थर्ड लॉ है। यहां से RQ, देखिए इसी, अभी हमने क्या कहा था इससे पहले, केप्लर्स के नियम समझाने से पहले, कि केप्लर का जो थर्ड लॉ आएगा उसी से हम न्यूटन्स का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसको सिद्ध करेंगे। यानी न्यूटन ने केप्लर्स के थर्ड लॉ से ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो है प्रतिपादित किया था। जो F = gm1m2/r² आया था वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ही उसे प्रतिपादित किया था। अभी निकालेंगे उसको। यहां से RQ प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, RQ प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, RQ अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, RQ प्रोपोर्शनल, RQ अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब न्यूटन के द्वारा इसी थर्ड लॉ से इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रतिपादित किया गया था। यानी ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी उन दोनों वस्तुओं के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये जो नियम था इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन ने जो निकाला था केप्लर्स के थर्ड लॉ से ही प्रतिपादित किया था। इसको निकालते हैं।
कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु या कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर यदि गति कर रहा है तो उसके लिए एक आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त यह है कि कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु, कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर तभी गति कर सकता है जब उसे उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर एक आवश्यक सेंटीपिटल फोर्स उसे प्राप्त हो रहा है। आवश्यक अवकेंद्र बल उसको प्राप्त हो रहा है। केंद्र की ओर यह सेंटीपिटल फोर्स, आवश्यक अवकेंद्र बल उसे नहीं प्राप्त हो रहा है तो कोई भी कण, कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति नहीं कर सकती है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो यह मानकर चलना है कि उसको उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर आवश्यक अवकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है, जो कि होता है mv²/r। आगे की क्लासेस में इसको पढ़ेंगे आप, F = mv²/r। यहां से क्योंकि जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो ग्रह का जो मास है, यहां पर ये ग्रह का मास है, v ग्रह की वेलोसिटी है, r उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है जिस पर ग्रह चक्कर लगा रहा है, m तो ग्रह का मास है, ये कांस्टेंट रहेगा। यहां से F प्रोपोर्शनल हो जाएगा v²/r। F प्रोपोर्शनल हो जाएगा v²/r। ये समीकरण कर दिया हमने 1। अब जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है ये ग्रह, इसकी रेडियस है r और एक चक्कर पूरा करने में ये कितनी दूरी चलेगा, इसकी परिधि के बराबर। इसकी जो सरकमफ्रेंस है इस सर्किल की, उस सरकमफ्रेंस जो है उसके बराबर एक चक्कर पूरा करने में दूरी चलेगा। सरकमफ्रेंस क्या होती है किसी भी सर्किल की? 2πr। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल कितनी होगी? 2πr। और टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में लिया गया जो समय होगा, क्या बताया था अभी? एक चक्कर में जो लिया गया समय होता है उसको क्या कहते हैं? प्रक्रमण काल। एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय क्या कहलाएगा? कैपिटल T। अब इसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, समय कैपिटल T, और इस टाइम में चली गई दूरी कितनी है? 2πr। तो चाल कितनी होगी? दूरी बटे समय, दूरी 2πr बटे कैपिटल T। 2π क्या है यहां पर? ये कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ये कांस्टेंट होती है, इसे मिटा देते हैं। टू पाई आर को कांस्टेंट कर देते हैं तो B प्रोपोर्शनल हो जाएगा R बटे कैपिटल T। B प्रोपोर्शनल R बटे कैपिटल T। और अब कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ ऑफ द साइड, वर्क करने पर v² प्रोपोर्शनल r² बटे t²। अब इसमें r का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा r³ t² इंटू r का r² से गुणा कर दिया, और ये 1/r। t² का r से गुणा हो नहीं पाएगा तो r को हमने लगी रखा है। और ये जो थर्ड लॉ है केपलर्स का, वो r³ क्या है? कांस्टेंट है, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, ये r³ बटे t² को कांस्टेंट कर देते हैं तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v² इन इक्वेशन फर्स्ट, ये v² की जो वैल्यू आई है 1/r उस इक्वेशन में आप रख दीजिए। क्या है? f प्रोपोर्शनल v²/r, और v² प्रोपोर्शनल क्या है? 1/r। तो v² की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अवकेंद्र बल मिल रहा था वृत्ति पथ पर गति करने के लिए, वो कहां से मिल रहा था? ये अवकेंद्र बल किसके बराबर था? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर था। यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उन्हें सूर्य जो अट्रैक्ट कर रहा है, जिसे हम आवश्यक अवकेंद्र बल बोल रहे हैं, वो कहां से प्राप्त हो रहा था? सूर्य और उस ग्रह के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा था, आकर्षण का, उससे हमको यह आवश्यक अवकेंद्र बल प्राप्त हो रहा था। तो ये जो आवश्यक अवकेंद्र बल है ये क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर है? दोनों पिंडों के या दोनों वस्तुओं के या दोनों ग्रह और एक सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल 1/r²। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो न्यूटन्स ने प्रतिपादित किया था, न्यूटन्स ने निकाला था केपलर्स के थर्ड लॉ के द्वारा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद आता है अब इसके इंपोर्टेंस क्या है, इसके इंपोर्टेंस देखते हैं। अभी मिटाते हैं इसे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके इंपोर्टेंस क्या है? नंबर 1, ये जो हमारा सौर मंडल है इसका अस्तित्व ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण बना हुआ है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसके कारण वो वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती है। पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण उसे आवश्यक अवकेंद्र बल प्राप्त होता है और पृथ्वी के चारों ओर वह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो सौर मंडल का अस्तित्व, सौर मंडल का जो अस्तित्व है वह इस गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण है। नंबर 2, पृथ्वी पर वायुमंडल, पृथ्वी पर जो गैसेस हैं उनके अणुओं की जो आरएमएस स्पीड होती है उसके कारण वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। उन अणुओं पर पृथ्वी जो विभिन्न गैसेज हैं उन पर पृथ्वी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कार्य करता है, जिसके कारण जो गैसेज हैं पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर नहीं जा पाती हैं, पृथ्वी पर वो वायुमंडल बना रहता है। नंबर 3, टाइड्स, समुद्र में ज्वार भाटा का आना ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण पॉसिबल है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है उसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। नंबर 4, पृथ्वी पर वस्तुओं की स्थिर स्थिति, पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं अपनी स्थिर अवस्था में जो रखी हुई हैं वह ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण पॉसिबल है। नंबर 5, हम पृथ्वी पर सीधा खड़ा हो पाते हैं, हम पृथ्वी पर सीधे खड़े हो पाते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण पॉसिबल है। तो ये इंपोर्टेंस है। अब इसके बाद आपको गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर समझाते हैं, ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व ग्रेविटी एंड गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनमें क्या अंतर है? गुरुत्व जो होता है ये फोर्स है जो पृथ्वी के, यदि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं वस्तुओं के बीच लग सकता है, सूर्य और किसी ग्रह के बीच लग सकता है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी और उसके किसी उपग्रह के बीच ये बल कार्य कर सकता है। लेकिन जब उन दोनों वस्तुओं में से एक पृथ्वी है, एक क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य वस्तु पर लगाती है तो पृथ्वी के द्वारा अप्लाई जो अट्रैक्शन फोर्स है वह ग्रेविटी यानी गुरुत्व कहलाता है। तो गुरुत्व की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर
आरोपित आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। किसी वस्तु को ऐसी ऊंचाई पर ले जाकर इस तरह से हम फ्री कर देते हैं, उसे स्थिर अवस्था में छोड़ते हैं, बावजूद उसकी गति पृथ्वी की ओर होने लगती है, और कुछ टाइम जैसे एक टाइम बढ़ता जाता है पर सेकंड उसके जो वेलोसिटी में इंक्रीज होने लगता है, यानी उसकी गति में त्वरण आ जाता है। और हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ, संतुलित असंतुलित बल उसमें पढ़े थे। किसी वस्तु में त्वरण तभी आएगा जब उस पर असंतुलित बल अप्लाई होंगे, संतुलित बलों की स्थिति में उसमें त्वरण नहीं आ सकता है। तो एक असंतुलित बल किधर लगता है? पृथ्वी की ओर। पृथ्वी पृथ्वी के द्वारा आरोपित जो बल है उस बल के कारण अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण वह वस्तु गतिशील हो जाती है और वस्तु की गति में क्या आ जाता है? त्वरण आता है। तो पृथ्वी के द्वारा आरोपित उस वस्तु पर जो बल है वह गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी कहलाती है। मैंने अभी स्टार्टिंग में यह भी बताया था आपको, ये जो गुरुत्व है इसे उस वस्तु का भार भी बोला जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे आने वाला है। इसके बाद है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। अभी हम क्या बता रहे थे? जब किसी वस्तु को इस तरह से फ्री करके छोड़ देते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वह नीचे की ओर उसको खींचता है पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, और पर सेकंड जैसे ही वो नीचे की ओर चलती जाती है उसके वेग में इंक्रीजमेंट होता है और उसमें एक त्वरण आ जाता है, और इसी त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है। तो उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण जो त्वरण आ रहा है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो त्वरण आ रहा है, उसे गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु त्वरित गति करने लगती है। त्वरित गति पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु में होने वाली जो त्वरित गति होती है, होने वाली त्वरित गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जो है स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। इसकी वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, कहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और कहीं इसकी वैल्यूज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यदि क्वेश्चंस में दे रखी है तो वो पुट करेंगे, और नहीं दे रखी है तो आप अपनी सुविधानुसार कैलकुलेशन इजी हो सके इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। यानी इस त्वरण से जब पृथ्वी की ओर जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके जो इंक्रीमेंट हो गया उसका वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का ये त्वरण है, जो उसकी वेलोसिटी में पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीमेंट करेगा। इसके बाद आ जाता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अभी आपने दो तरह की जी पढ़ ली, एक तो स्मॉल जी पढ़ी है जिसे हम बोल रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी पढ़ी आपने, इसको बोल रहे थे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इनमें संबंध क्या होता है? तो अभी हमने क्या लिया था, एक पृथ्वी ली थी, एक वस्तु पृथ्वी और दूसरी वस्तु है एम द्रव्यमान की। पृथ्वी के द्वारा इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा या जो गुरुत्व बल अप्लाई होगा एक ही बात है। पृथ्वी के द्वारा जो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा? F इजिकल टू जी, पृथ्वी का द्रव्यमान m ही, इस वस्तु का द्रव्यमान लिया हमने m बटे पृथ्वी से इसकी जो दूरी है इसके तल पर लीजिए। अभी से हमने पृथ्वी के तल पर लिया तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी है पृथ्वी की रेडियस के बराबर r के बराबर हो जाएगी r²। और जब ये बल लगेगा तो क्या होगा? वस्तु में उसकी गति में एक त्वरण आ जाएगा, जिस त्वरण को आप बोलोगे जी। क्या बोलेंगे? जी। जब हम किसी m द्रव्यमान की वस्तु में
जब हम किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई होता है F फोर्स, तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण, ये हमने पढ़ा है, बल इज बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां से त्वरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान। और त्वरण क्या है, कौन सा त्वरण आ रहा है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो स्मॉल जी बराबर F बटे m। बल F अप्लाई हो रहा है और m द्रव्यमान की वस्तु है, ये बल अप्लाई हो रहा है। तो यहां से स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू पुट करते हैं, जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर, जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर, F की वैल्यू रख दी, और स्मॉल m से स्मॉल कट गया, तो स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। स्मॉल जी और कैपिटल जी का ये संबंध रहता है हमेशा, या ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एम ई का 1 से, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। ये रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टाइम क्या हुआ, चलिए अभी और है समय। इसके बाद अभी हमने जो वस्तु ली थी, ये पृथ्वी के तल पर यानी उसकी सतह पर ली थी। तो पृथ्वी की जब इससे दूरी नापी गई, दूरी कहां से नापोगे आप, सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट से सतह की दूरी नापोगे, वो पृथ्वी की त्रिज्या होगी, आर ई हमने वहां रखा है। यदि जो वस्तु है ये पृथ्वी है और इसकी सतह से h ऊंचाई पर वस्तु है, तो पृथ्वी से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, सेंटर पॉइंट से लेंगे, आर ई उसकी रेडियस है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच। उस समय स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच जो संबंध होगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर था, यानी आर ई क्या था उस समय, पृथ्वी से और उस वस्तु की दूरी थी, और इस समय ये एम द्रव्यमान की वस्तु है, इस समय पृथ्वी से इस वस्तु की दूरी कितना है, ये आर ई प्लस एच। तो जी स्मॉल जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। इसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको। द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये रिलेशन हो गया, अब अंतर बताते हैं आपको। नंबर 1, अभी हमने स्मॉल जी के बारे में आपको बताया था, गुरुत्वीय त्वरण की जो डेफिनेशन लिखी थी वो क्या थी, पृथ्वी जब किसी वस्तु पर एक गुरुत्व बल अप्लाई करती है और उस बल के कारण पृथ्वी की गति में जो त्वरण आ जाता है उसको गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी बोला जाता है। और कैपिटल जी की परिभाषा हमने दी थी इससे, जी इक्वल टू एफ, m1 बराबर m2 इक्वल टू 1 आया था और r इक्वल टू हमने 1 किया था, तब जी इक्वल टू एफ। तो यहाँ पहला जो डिफरेंस है, स्मॉल जी के बारे में बता दिया, कैपिटल जी के बारे में कैसे बताएंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक वह आकर्षण बल है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो 1 किलोग्राम के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो स्मॉल जी है क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण हमेशा कैसी होती है, सदिश राशि होती है। और कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है, यह अदिश राशि होती है। नंबर 3, थर्ड है स्मॉल जी की जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसे कहीं भी ले जाओगे कैपिटल जी के मान में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉल जी का जो मान है ये परिवर्तित हो सकता है, ये परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। यह विश्व में आप कहीं भी चले जाइए स्थिर है, यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका जो मान है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर, वो कांस्टेंट रहेगा। इसके अभी वैसे भी हमने अभी आपको बताया था 9.8 भी हो जाता है, कहीं कहीं भी पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर यह 10 भी हो जाता है। जी का जो मात्रक है, इस त्वरण का मात्रक आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका जो मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये निकाला था हमने। और क्या अंतर है,
मान बताई दिया 9.8 है और 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के अंतर हो गए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर में आपका फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत जो गति के जो 3 नियम हैं उनमें किस तरह से चेंजेस होते हैं वो बता देते हैं। न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होते हैं और न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल जो भी मोशन होगी उसमें उन्हीं न्यूमेरिकल्स के यूज से वो आप उन्हीं इक्वेशंस की मदद से उन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला फ्री फॉलिंग मोशन इन फ्री फॉलिंग कंडीशन। मोशन अंडर फ्री फॉलिंग कंडीशन, इसमें क्या होता है, आप h ऊंचाई से किसी वस्तु को इस तरह से आप फ्री उसे कर देते हैं, इसे मुक्त पतन भी बोला जाता है। उसे जब फ्री कर देते हैं और वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के अंतर्गत गति करती है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और उसमें एक त्वरण आ जाता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पहला जो समीकरण है v = u + at। दूसरा, यदि पृथ्वी पर गति की जा रही है, सरल रेखा में गति है, तो v = u + at, s = ut + ½ at²। इस तरह से समीकरण यूज होते हैं। एंड द थर्ड इक्वेशन v² = u² + 2as। अब जब मुक्त पतन इसका होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, h ऊंचाई से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर वस्तु आ रही है, उस समय इन जो इक्वेशंस के रूप किस तरह से परिवर्तित होंगे वो देखते हैं। h ऊंचाई से, अब क्योंकि जमीन पर गति कर रही थी तो दूरी थी तो s लिया गया था। अब h ऊंचाई से है तो दूरी की जगह क्या लोगे आप, ऊंचाई लोगे, s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। पृथ्वी पर गति कर रही है, उस पर कोई बल लगाया जा रहा है, उसके कारण उसमें त्वरण आ रहा है, तो वो त्वरण था a। लेकिन अब जो त्वरण आ रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण आ रहा है और गुरुत्व बल के कारण जो वस्तु में त्वरण आता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। a की जगह क्या ले लेंगे आप, स्मॉल g। आपने उस वस्तु को जो छोड़ा है ऐसे फ्री कर दिया है, उसको नीचे की ओर कोई बल नहीं दिया है, तो स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0। और उसके बाद उसकी वेलोसिटी जब नीचे आती जा रही है उस समय उसकी बढ़ती जा रही है और जब पृथ्वी से टकरा रही है अपने मैक्सिमम वेग से टकराएगी और उस समय उसका वेग कहलाएगा अंतिम वेग कहलाएगा। स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी है पहले की वो आपने फ्री किया है, 0 वेलोसिटी से 0 है। अब इन इक्वेशंस को आप देखते हैं, v = u + a की जगह क्या आ जाएगा, gt, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा v = gt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, s की जगह क्या लेंगे आप, h लेंगे, h = और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u की जगह 0 लेंगे तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा। हाफ a की जगह क्या ले लेंगे, g ले लेंगे, h = हो जाएगा ½ gt²। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। थर्ड, जिस समय पृथ्वी से टकराएगी वो फाइनल वेलोसिटी हो गई और जिस समय आपने उसको फ्री किया 0 वेलोसिटी से, ये वो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और a की जगह क्या आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रही है, g आ जाएगा, और h ऊंचाई से गति कर रही है तो h आ जाएगा। v² = u², u 0 हो जाएगा, 2gh। ये 3 इक्वेशन है। यदि आपको h ऊंचाई से आपने उसको छोड़ा है और आपको यह पता है इस ऊंचाई से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वह समय यदि आपको पता है तो आप पृथ्वी से किस वेग से टकराई उस वेग को आप निकाल सकते हो। वो वस्तु पृथ्वी से कितनी वेग से टकराई, मान लीजिए h ऊंचाई से, हमें ऊंचाई भी नहीं पता है, h ऊंचाई से हमने किसी वस्तु को नीचे की ओर छोड़ा, ऐसे h ऊंचाई से उसे छोड़ दिया, फ्री कर दिया, और 4 सेकंड में वो पृथ्वी से टकराती है, तो पृथ्वी से टकराते समय उसका वेग क्या होगा, यहाँ 4 रखेंगे, v = g का मान ले लिए 9.8 इंटू कितने समय में टकरा रही है, 4 सेकंड में 4, तो पृथ्वी से जिस समय टकराएगी वो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी, चलो 32 4 36 39.2 मीटर/सेकंड² के वेग से पृथ्वी से टकराएगी। पहली चीज, या यह दे रखा है कि इस वेग से पृथ्वी से टकरा रही है, इस वेग से पृथ्वी से टकरा रही है, तो आप कितने सेकंड उसने गति की उसको आप निकाल सकते हो
और एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से किस ऊंचाई से आपने उसको फ्री किया वो ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हो। एच इक्वल टू हाफ जी कितना है 9.8 और कितने सेकंड में टकराई 4 सेकंड में, तो 4 गुणा 4, 2 से कट गया 2 बार, 4 दूनी 8, 9.8 इंटू 8, 8 64, हासिल 6, 8 9 72, 6 78, इतने 78.4 मीटर की ऊंचाई से आपने उसको छोड़ा है, फ्री किया है, जिसके कारण 4 सेकंड में वो पृथ्वी पर पहुंच रही है और इस वेग से वह पृथ्वी से टकरा रही है। एच भी निकाल लिया, अंतिम वेलोसिटी भी निकाल ली, वही है, थर्ड इक्वेशन है, इसमें वही दो चीजें, तीसरा कोई अलग नहीं है। इसके बाद में ये तो है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। अब वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए लेते हैं, वर्टिकली अपवर्ड मोशन। वर्टिकली अपवर्ड, आपको किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना है वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रारंभ में कुछ ना कुछ वेग ऊपर की ओर देना पड़ेगा। यदि ऊपर की ओर वेग नहीं दोगे तो वो फ्री करने की कंडीशन है, फिर वो नीचे की ओर गति कर जाएगी। तो ऊपर की ओर कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा, यानी प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए आप प्रारंभिक वेग को 0 नहीं कर सकते हैं। जब आपने किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया तो यह कब तक ऊपर जाएगी, जब तक कि इसका वेग, अंतिम वेग 0 नहीं हो जाता। ऊपर की ओर जाएगी, उसका वेग घटता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर कार्य कर रहा है, यानी गुरुत्व बल नीचे की ओर खींच रहा है, और वह वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, उसका वेग कम होता जाएगा पर सेकंड, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी जहां उसका वेग 0 हो जाएगा, वहां कुछ समय के लिए वह स्थिर हो जाएगी। अब उस पर फ्री फॉलिंग कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। यहां उसका वेग 0 है, नीचे से ऊपर जा रही है तो अंतिम वेग, लेकिन ऊपर से नीचे जा रही है तो यह वेग प्रारंभिक वेग का कार्य करेगा, इनिशियल वेलोसिटी का कार्य करेगा, और वस्तु नीचे फ्री फॉलिंग कंडीशन के रूप में गति करेगी। उस समय ये इक्वेशंस लागू होंगे। लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रही है तब देखते हैं इसमें जो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी गति में क्या आ रही है, इसकी जो स्पीड है उसमें क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। इस समय गुरुत्वाकर्षण किसका कार्य करेगा, रिटार्डेशन का कार्य करेगा। इस तरह से जैसे ब्रेक का कार्य कर रहा है मोटरसाइकिल में, जिससे ब्रेक आप लगाते हो और उसकी स्पीड कम होती जाती है, तो जी को इस समय हम क्या लेंगे, नेगेटिव लिया जाएगा। तो सबसे पहले v इजिकल टू, पहला इक्वेशन लिए v इजिकल टू u प्लस ए टी। तो अब इसमें क्या होगा, फाइनल जो वेलोसिटी है ऊपर जाकर 0 हो जाएगी। तो वैसे तो मैं सिंपल इक्वेशन यदि लिख दूं तो v इजिकल टू u माइनस जी टी हो जाएगा, g को माइनस लेना है, v इजिकल टू u माइनस जी टी, और s की जगह आ जाएगा h इजिकल टू यू टी, और माइनस, क्योंकि g आ रहा है यहाँ पे त्वरण आ रहा है, और त्वरण की जगह क्या आएगा, g आएगा, और g क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2as है, a की जगह g लेंगे और g क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और s की जगह h माइनस 2gh। और ये पूरे उसके लिए जब ऊपर की ओर गति कर रही है, लेकिन उस समय क्या होगा, v जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम इसमें 0 कर देते हैं। तो 0 इजिकल टू, अब ये जो इक्वेशन है किस तरह से परिवर्तित होंगे वो देखते हैं। 0 इजिकल टू u माइनस जी टी, यू बराबर हो जाएगा जी टी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है h इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें v कहीं नहीं है तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा। थर्ड इक्वेशन दूसरा यही रहेगा, h इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन किस तरह से परिवर्तित होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाकर 0 हो जाएगी, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh को इधर ले आएंगे तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh। तो फ्री फॉलिंग उसमें जो मोशन होगी अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉलिंग कंडीशन के ये दे दिए हैं, और उसके बाद डायरेक्ट अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड जो मोशन होगी
उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन इस तरह से परिवर्तित हो जाएंगे। तो स्टूडेंट 9th में जो कुछ था वो आपको बताया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत, और इसमें जो आपके सिलेबस में दे दिया गया है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने बताने की कोशिश की है। इसमें केपलर्स लॉ हैं, इक्वेशंस हैं, ये तो आपके हैं 9th में, केपलर्स लॉ वगैरह हैं, ये थोड़ा सा हमने बढ़ाया है, तो इसका आप फेयर बनाएंगे अच्छी तरह से। और जो हमने 9th और 10th के वीडियोस जो हम अपलोड करते जा रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, डेरिवेशंस, फार्मूलेज बता रहे हैं, उनके जो न्यूमेरिकल हैं वो अभी तक हमने नहीं किए हैं। तो चैप्टर वाइज अगले जो वीडियोस होंगे उनमें न्यूमेरिकल्स किस तरह से किए जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। धन्यवाद।